एंड वेलकम बैक टू माय एक्साइटिंग वीडियो, जिसमें कि आज हम लोग देखने वाले हैं एनिमल सेल का स्ट्रक्चर। तो एनिमल सेल जो कि है वो हमारी सिर्फ एक स्पेसिफिक क्लास तक नहीं है, ये आपकी क्लास 8 में भी आएगी, 9th में भी आएगी, 10th में भी आएगी, 11th में भी आएगी अगर आप बायो की स्ट्रीम लेते हैं, और 12th में भी इसका यूज कहीं ना कहीं होता ही रहेगा। तो ये वीडियो सारी ही क्लास के लिए होने वाली है। इसमें बेसिकली जो हमारी एनिमल सेल है उसका हम पूरा स्ट्रक्चर थोड़ा डिटेल में समझेंगे। तो हर एक पार्ट के साथ आपको हर एक चीज बताई जाएगी और उसका क्या फंक्शन है, क्या की रोल है, ये सब इस वीडियो में आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाने वाला है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसके फीचर्स आके हमें क्या क्या देखने को मिल रहा है। सबसे पहले हमें बीच में एक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस ऑफ सेल। देन इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। तो सबसे पहले हम लोग न्यूक्लियोलस से, जो कि सबसे बीच में होता है, उससे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम न्यूक्लियोलस के बारे में देखें तो कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। ये 3D टाइप का एनिमेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जिसमें आई होप आपकी इजी अंडरस्टैंडिंग इसमें हो जाएगी। इसके बारे में अगर हम लोग देखें, इसका स्ट्रक्चर, इसका रोल और ये क्या काम करता है, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात मैं करूं। और एक और चीज, न्यूक्लियोलस को हम लोग फैक्ट्री ऑफ आरएनए भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आरएनए का फॉर्मेशन होता है, जो कि अभी हम लोग आगे देखने भी वाले हैं। तो अगर आपसे बोला जाए विच ऑफ द कंपोनेंट ऑफ अ सेल इज नोन एज फैक्ट्री ऑफ आरएनए, तो इसका क्वेश्चन आप आंसर में डालेंगे न्यूक्लियोलस। स्ट्रक्चर के बारे में देखें तो इसमें बहुत सारी मेम्ब्रेन हो सकती हैं। इट हैज अ मेम्ब्रेन कंपोज ऑफ एनी मेम्ब्रेन। देन फर्दर क्लस्टर ऑफ प्रोटीन्स एंड आरएनए। क्लस्टर ऑफ प्रोटीन्स भी इसके अंदर हमें देखने को मिलेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो इसमें हमें देखने को मिलने वाला है वो क्या है, आरएनए। देन आगे बात करी जाए तो इसका रोल क्या होगा। इट्स रोल इज द लोकेशन ऑफ आरएनए ट्रांसक्रिप्ट। इसके अंदर क्या चीजें होती हैं, आरएनए ट्रांसक्रिप्ट। अब हमें पता है कि आरएनए ट्रांसक्रिप्ट ही कहीं ना कहीं हेल्प करती है फॉर्मेशन में आरएनए की, इंक्लूडिंग आरएनए राइबोसोमल। कौन सा आरएनए होगा, आरआरएनए, जिसको कि हम लोग राइबोसोमल आरएनए भी कहते हैं, which combines with protein will form the two subunits of ribosome। अब ये प्रोटीन के साथ कंबाइन करके हम सबको पता है 2 यूनिट्स बन जाती हैं। वो कौन कौन सी यूनिट्स होती हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ऑपरेशन की बात करी जाए तो द क्रिएशन ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम आखिर बनते कैसे हैं। तो द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ आरएनए, आरएनए का अगर हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कर दें, और प्रोटीन नीडेड, जिसमें कि प्रोटीन नीड हो। अब प्रोटीन कैसे आएगा उसके बारे में सिर्फ ब्रैकेट में छोटी सी बात की गई है, दैट दिस स्टेप इज परफॉर्म्ड इन द साइटोप्लाज्म बाय अदर राइबोसोम। अभी जो प्रोटीन फॉर्मेशन का काम है ये हमारे साइटोप्लाज्म में होता है और राइबोसोम्स के द्वारा। अब कौन से राइबोसोम्स होते हैं, आपने अपनी क्लास 11th में तो आई थिंक आपने पढ़ा ही है। अगर आप छोटी क्लास में है तो आप लोग जान लीजिए कि एक हमारे स्पेशल स्ट्रक्चर होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि है उसके ऊपर हमारे राइबोसोम जाके अटैच हो जाते हैं, और अटैच होने के बाद ये लोग मिल्क की फॉर्मेशन करते हैं प्रोटीन का। तो वही प्रोटीन से यहाँ पे जो कि हमें नीडेड होती है आरआरएनए के साथ कंबाइन करने के लिए, जो कि हमारे फॉल कर जाते हैं न्यूक्लियस के अंदर और एसोसिएट करते हैं मॉलिक्यूल्स, frankly form the new ribosome। इन्हीं की वजह से हमारे राइबोसोम फॉर्म हो जाते हैं, which leads the nucleus to play its role। फिर न्यूक्लियस का हमारा रोल जो कि है वो प्ले होता ही है। तो आई होप इतनी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अब हम लोग आगे देखेंगे और क्या क्या ऑर्गेनेलिज है जो कि हमें स्टडी करनी है। तो हमने ये जो सबसे अंदर का जो पोर्शन था न्यूक्लियोलस, ये हमने समझ लिया है। अब हम बाहर देखें तो इसके हमारे क्या होता है, क्रोमोसोमल मटेरियल। क्रोमोसोमल मटेरियल मीन्स डीएनए और भी सारी चीजें जो कि रिक्वायर्ड होती है यहाँ पे प्रेजेंट होती है। हमें यहाँ के बारे में बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट हमें पढ़ना है इस लेयर के बारे में। एक कौन सी लेयर होती है, देखिए कुछ इस तरीके की लेयर होती है जो कि सराउंड करती है किसको, न्यूक्लियोलस को। और न्यूक्लियोलस के बाहर क्या होता है, हमारा क्रोमोसोमल मटेरियल, जिसकी हम डीएनए भी कहते हैं। तो जो आउटर स्ट्रक्चर है इसको हम लोग कोर कहते हैं, और इसको और भी कई नेम से जाना जाता है, लेकिन यहाँ पे इसको कोर के नाम से बताया गया है, जो कि हमारी एक सेफ गार्ड की तरह हेल्प करती है। इट इज सराउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन इसको सराउंड करती है। दैट आर कॉल्ड न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर एनवेलप नाम की चीज होती है जो कि सराउंड करती है किसको, हमारे न्यूक्लियोलस को और क्रोमोसोमल मटेरियल को। इस प्लेस इन प्लेसेस लिंक्ड विद आरईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लिंक्ड होती है डायरेक्टली। अब इसके बाहर जो कि होगा, हमने पीछे देखा भी था कि कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर निकले हुए थे। तो वही स्ट्रक्चर जो कि है वो और कुछ नहीं है, वही है हमारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों और उनको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि उनके ऊपर राइबोसोम्स अटैच है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन सा होगा, जिनके ऊपर राइबोसोम अटैच नहीं होंगे। तो ये डिफरेंस आप लोग यहीं पर ही याद कर लेंगे। सो इट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियरी फॉर ऑल ऑफ यू। The two membranes protect regular intervals formed nuclear pores. It is located within the nucleolus and the DNA in the form of chromatin और chromosome। तो ये बहुत कोई डिफिकल्ट चीज नहीं थी जो कि आप लोग नहीं याद कर पाएंगे। देखिए हर एक चीज का फंक्शन उससे कहीं ना कहीं रिलेटेड ही हो रहा है। अब इसका फंक्शन क्या हो रहा है, ये लोग ये प्रोटेक्ट करेगा, ये एक एनवेलप बन के रहेगा किसके बाहर, न्यूक्लियोलस और क्रोमोसोमल मटेरियल के बाहर, जो कि डीएनए है हमारा। एंड अब टॉकिंग अबाउट द रोल, इसका काम क्या है, सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो कि नेसेसरी है लाइफ ऑफ द साइकिल के लिए, वो ये अपने अंदर स्टोर करके रखता है। इसलिए ही इसे हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, न्यूक्लियस को। ऑपरेशन की बात करी जाए तो यहीं पर ही कॉपी करी जाती है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की, किसके ऊपर, एमआरएनए के ऊपर। तो ये वाली बात भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ये वाली बात भी याद रखनी चाहिए। बात करते हैं हमारे अगले स्ट्रक्चर की।
जी। तो अगर हम और बाहर निकले तो जैसे कि आपको बताया गया था, आप हमारे आ जाते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और वो भी कौन से वाले, रफ वाले, जो कि देखिए डायरेक्टली एकदम अच्छे से आपको यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है, डायरेक्टली अटैच कर रहे हैं किससे, हमारे न्यूक्लियर एनवेलप से। और इनके बारे में भी अब हम लोग देख लेते हैं आखिर इनकी क्या डिटेलिंग हमें बताई गई है। सो द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको कि इन्होंने टनल के फॉर्म में दिखाया गया है, हालांकि टनल हम लोग डायरेक्टली कभी यूज नहीं करते हैं, लेकिन आप लोगों को अगर याद रखना है तो आप लोग याद भी रख सकते हैं कि आर ई आर को हम लोग टनल भी कह सकते हैं, क्योंकि इनका इतना बहुत लंबा सा नेटवर्क की तरह ये फैले हुए होते हैं। Consists of phospholipid bilayer studded with the ribosomes and a spectra define the light and internal space that can be compared to a tunnel। इसलिए ही देखें इसको क्या बोला जा रहा है, टनल बोला जा रहा है। रोल की बात करी जाती है, मोस्ट स्पेशलाइज्ड होते हैं देन द जीएस। अगर हम सिर्फ एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो उसका फंक्शन कुछ अलग होगा, लेकिन जहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ गया वहाँ पे इनका कुछ जो फंक्शन है वो स्पेशलाइज कर दिया गया है इनको। और स्पेशलाइजेशन में क्या करा गया है कि अब ये लोग सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन का फॉर्मेशन करने वाले हैं, ना कि ये किसी और चीज का फॉर्मेशन करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर राइबोसोम्स होते ही नहीं है, उनका काम क्या होता है, लिपिड बनाना। लेकिन जब इसके ऊपर रफ वर्ड आ जाए, जब इसके ऊपर राइबोसोम्स आ जाए, तब इनका काम क्या हो जाएगा, प्रोटीन को बनाना। तो यही हमारा बेसिक डिफरेंस होने वाला है। पार्टिसिपेट इन द ट्रांसपोर्ट एंड फाइनलाइजिंग द प्रोटीन्स दैट आर सिंथेसाइज्ड बाय द राइबोसोम। अगेन द सेम थिंग यहाँ पे बताई गई है। Proteins fall in the light of RER where they are modified and displaced. They leave the RER in a vesicle membrane after it. अभी जो क्या होगा, ये हमारा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, वो वाली चीजें हमें यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमें इतना इसको लंबा नहीं लेके जाना है। हमें बस याद रखना है कि यहाँ से जब प्रोटीन निकलेगा तो वो RER से बाहर निकल जाएगा। इतना आपको इसके फंक्शन के बारे में समझना जरूरी है कि इसका फंक्शन क्या है, बेसिकली प्रोटीन का फॉर्मेशन। एक देखिए यहाँ पे छोटी छोटी ही बातें हैं जो हमको याद रखनी है, जो यहाँ पे थोड़ा डिटेलिंग में बताया गया है, बहुत अप लेवल तक लेके जाके आपको बताया गया है, बट ट्रस्ट मी आपको क्लास 12 तक के लेवल तक भी इतनी ही बात याद रखनी है इनके बारे में। और ज्यादा डिटेलिंग आपको आपकी क्लास वाइज ऑलरेडी बता दी गई होगी। अगर आप क्लास 8 में है तो आपको थोड़ा कम डिटेल बताया गया होगा, और वहीं अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट है तो आपको थोड़ा ज्यादा, या 11th के स्टूडेंट है तो आपको थोड़ा ज्यादा बताया गया होगा। तो आप बाकी अपनी बुक्स को रेफर कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं ओवरऑल लेकर चलूँ तो इतनी बातें आपके लिए याद रखना मोर देन सफिशिएंट होने वाला है। वो मिल रहा है। आगे बात करी जाए तो पिंक स्ट्रक्चर जो हम देख रहे हैं, ऑब्वियसली होने वाला है हमारा गोल्गी अपैरेटस। यहाँ पे लिखा भी हुआ है गोल्गी मिनिएचर प्लांट्स या फिर अपैरेटस गोल्गी। तो इसका कॉमन नेम जो कि है वो गोल्गी बॉडी या फिर गोल्गी अपैरेटस होता है। तो आपके स्कूल में जो भी बताया गया हो आपको वही याद रखना है। अपैरेटस गोल्गी स्ट्रक्चर हैज अ स्टैक ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेन सिक्योर। रोल क्या रहेगा इसका, मॉडिफिकेशन करना किसका, प्रोटीन्स का, ड्यूरिंग अ जर्नी थ्रू इट्स सिक्योर। तो इसके अंदर क्या है, स्टैक्स प्रेजेंट होते हैं जो कि स्टैक बना लेते हैं, फ्लैट मेम्ब्रेन के फॉर्म में प्रेजेंट कर जाते हैं। तो ये उसी प्रोटीन जो कि हमारा ईआर में से निकला था उसका कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे, एक जर्नी कर चलाएंगे, अगेन हमारा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आ जाता है। तो उसके बारे में हमें दोबारा से इतना नहीं पढ़ना है। और एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में भी हमें यहाँ पे आ जाता है, जो कि एक पूरा की स्ट्रक्चर चलता है, जहाँ पे कि हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो भी हमने देखा उससे एक हमारा प्रोडक्ट निकलेगा। प्रोडक्ट में यहाँ पे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे हम सारी क्लासेस की बात लेके चल रहे हैं, तो हमें सबके अकॉर्डिंग चलना है। स्पेसिफिकली क्लास 11 के बारे में बताया जाए, क्योंकि आई हैव आल्सो गॉन थ्रू दैट। तो क्लास 11 में हमें इसके बारे में थोड़ा ज़्यादा पढ़ना है एज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। लेकिन अगर मैं सारी क्लासों की बात करूँ तो हमें इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में, जिसमें कि ईआर, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम्स और मैक्रोज ये सब इन्वॉल्व होते हैं। तो वही चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं, इसलिए हमें इसकी जर्नी को नहीं देखना है, हमें जस्ट रोल्स याद रखने हैं कि आगे यहाँ पे होता क्या है। यहाँ पे कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिनको इंक्लूडिंग करा जाता है ग्लाइकोसाइलेशन। तो ग्लाइकोसाइलेशन नाम की यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन होती है, और ये चीज़ आपको याद भी रखनी है। अगेन टॉकिंग फर्दर एंड मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, अब हम बात करेंगे हमारे ब्लू कलर के स्ट्रक्चर्स की, जो कि यहाँ पे हमें इवनली स्प्रेड हुए दिख रहे हैं। आखिर क्या है, ये है हमारे लाइसोसोम, जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का काम करते हैं। ये खाने का काम करते हैं एक्चुअली। इनका स्ट्रक्चर जो कि है वो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से बना हुआ होता है। अगेन देखिए रोल में लिखा हुआ है इंट्रासेलुलर डाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कि सेल के अंदर जितना भी डाइजेशन है वो इनके अंदर, लाइसोसोम के अंदर जितने भी एंजाइम्स प्रेजेंट है उनकी हेल्प से होने वाला है। कैसे काम करेंगे, एब्जॉर्ब कर जाते हैं न्यूट्रिएंट अपटेक को या फिर डैमेज सेलुलर कंपोनेंट को। सेल के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं और बहुत सारे कंपोनेंट्स नए बनते हैं, तो कुछ डैमेज या फिर डेड भी हो जाते हैं, तो उन्हीं सबको खा जाते हैं, और इस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग एंडोसाइटोसिस। डाइजेस्ट कर जाते हैं अपने आप को एंड देन डिस्ट्रीब्यूट द रिजल्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन इन द सेल। फिर उनको खाने से ऑब्वियसली कुछ हमारी चीजें बहुत ज्यादा हेल्पफुल निकलेंगी, जो कि काम आएंगी अगेन केमिकल रिएक्शंस में, जो कि सेल के अंदर हो रहे हैं। एंड फाइनली एक्सप्रेस ऑफ द वेस्ट बाय एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस नाम का एक इनके अंदर प्रोसेस होता है। जब ये खाते हैं तो उसको एंडोसाइटोसिस कहते हैं, और जो वेस्ट रह जाता है उसको निकालने का प्रोसीजर होगा एक्सोसाइटोसिस, जो कि वेस्ट प्रोडक्ट की तरह बाहर निकल जाता है।
अब यूजफुल चीजों को जो कि है वो सेल कंज्यूम कर लेता है और अनयूजफुल चीजों को सेल जो कि है अपने अंदर से बाहर निकाल देता है। अगेन एंड बताया जाए एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट इनके बारे में कि जब अपने आप को जब ये खुद डैमेज हो जाता है ये वाला स्ट्रक्चर ये वाला कंपोनेंट, तो ये अपने आप को ही अल्टीमेटली खा जाते हैं और कभी कभी पूरे सेल को भी खा जाते हैं। तो इनका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल हर चीज में हमें देखने को मिल रहा है, तो इनके बारे में भी आपको इतनी बातें एंजाइम्स और इनके डाइजेशन से रिलेटेड आपको बातें याद रखनी पड़ेंगी। अगेन गोइंग फर्दर ऑन अदर स्ट्रक्चर्स, तो देखिए हमारे बाकी स्ट्रक्चर्स हैं। ये है हमारे डिकोडर राइबोसोम जो कि फॉर्म करते हैं 2 सब यूनिट कंपोज्ड ऑफ राइबोसोमल आरएनए एंड प्रोटीन। रोल के बारे में बोला जाए तो राइबोसोम सिंथेसाइज प्रोटीन। अगेन राइबोसोम का काम ही क्या है, प्रोटीन को बनाना। और ये किसके साथ एसोसिएट होकर करते हैं काम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। ऑपरेशन की बात करी जाए तो स्टैंड ऑफ एमआरएनए, कौन सा आरएनए, एमआरएनए मैसेंजर वाला आरएनए जो राइबोसोम से टीआरएनए ट्रांसफर करता है लार्ज सब यूनिट लेयर द कोडन ग्रुप ऑफ 3 नाइट्रोजन बेसेस इन द फ्रंट ऑफ mRNA. This tRNA carries with it specific amino acid that is added a chain already assembled. तो अगेन यहाँ पे पूरी फंक्शनिंग बता दी गई थी जो कि आई डोंट थिंक आप लोगों के लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसका स्ट्रक्चर एक बार और आप लोग अच्छे से देख लीजिए ताकि ये चीज और अच्छे से क्लियर हो जाए। और ये मैं बाकी चीजों के लिए भी आपके लिए इसको करके हम लोग देख लेते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द इनसाइड, इसके बारे में कोई और एनिमेशन यहाँ पे हमें नहीं देखने को मिल रही है। आगे बात करी जाए स्ट्रक्चर की तो इसके बारे में भी हमें और कोई एनिमेशन नहीं दिख रही है, बिकॉज जितनी भी एनिमेशन है वो हमारी हेल्प ही करेंगी। इस वजह से एनिमेशन देखना हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। इसके लिए भी कोई एनिमेशन अवेलेबल नहीं है, इसके लिए भी नहीं है। सारे स्ट्रक्चर्स देखेंगे जो कि हमने अभी तक देख लिए हैं, क्या उनके लिए कोई एनिमेशन अवेलेबल है या नहीं है। सो आई डोंट थिंक हमने जितनी भी चीज़ें अभी तक देखी उनके लिए कोई और एनिमेशन अवेलेबल है या नहीं है। सिर्फ जिसके लिए थी वो मैंने आप लोगों को दिखा दी है यहाँ पे। ये आप लोगों इसका यहाँ पे डिटेल स्ट्रक्चर जो कि है वो देख सकते हैं और उससे ज़्यादा आप लोगों को भी इसके बारे में नहीं देखना है। कुछ इस तरीके का इसमें बैंड प्रेजेंट होते हैं जो कि हम लोग अपनी डिटेल स्टडी के थ्रू समझ सकते हैं। अगेन गोइंग बैक टू द टॉपिक, कमिंग बैक, आगे हम लोग बाकी स्ट्रक्चर्स को देख लेते हैं। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे तो देखिए ये हमारा कौन सा स्ट्रक्चर है। इट इज वेरी एविडेंट, देख के ही समझ में आ रहा है कि ये है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको कि पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला जाता है। बात करी जाए स्ट्रक्चर की तो 2 फॉस्फोलिपिड बाइलेयर इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं जिनको कि हम लोग माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। एक को हम लोग एक्सटर्नल माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन कहते हैं और एक को हम लोग इंटरनल माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है, राइबोसोम होते हैं, एटीपी होते हैं डीएनए के लिए, अनदर मॉलिक्यूल। एटीपी में एक्चुअली फॉर्म करा जाता है यूटिलाइजिंग द एनर्जी एंड एवरीथिंग ताकि हमारा डीएनए फॉर्मेशन हो सके। रोल क्या है इसका, अगेन पावर हाउस ऑफ द सेल जो कि मैंने आपको बताया था। ऑपरेशन क्या है, एनर्जी बनाता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी की फुल फॉर्म याद रखनी पड़ेगी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी की फुल फॉर्म बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारी हो जाती है। एक हमारा एडीपी भी आता है जिसका की क्या फुल फॉर्म होती है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। अब यहाँ पे 3 फॉस्फेट आ जाएंगे तो हो जाएगा ट्राइफॉस्फेट। They come from a various stages of chemical reaction starting from a glucose molecule। अब इसका एक पूरा स्ट्रक्चर हम लोगों को देखना है, आप लोगों को देखना है। अगर आप बायो स्ट्रीम सिलेक्ट करते हैं क्लास 11th में तो वहाँ पे इसका डिटेल पूरा फंक्शनिंग दिखाया गया है और मैंने भी अपने चैनल पे जो चैप्टर है उसके अंदर दिखाया गया है, तो यहाँ पे मैं इसको इलाबोरेट नहीं करने वाला हूँ। टेकिंग इट फर्दर टू द नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो कि है हमारे ब्राउन कलर की चीजें। ब्राउन कलर की चीजें क्या है, हमारी वेसिकल्स। वेसिकल्स का अगेन फंक्शन हम लोग देख लेते हैं। वेसिकल ट्रांसपोर्टर, तो इसके अगेन फॉस्फोलिपिड बाइलेयर प्रेजेंट होगी। रोल देखा जाए तो ट्रांसपोर्ट करेंगे प्रोटीन्स का और बाकी कंपोनेंट्स को किसके अंदर, इनसाइड द सेल टू द एक्सटीरियर। एक्सटीरियर क्या है, बाहर निकलना इज ऑलवेज एक्सोसाइटोसिस और अंदर आने इज ऑलवेज एंडोसाइटोसिस। तो इनका ट्रांसपोर्ट होगा इन द टावर्ड बाय प्रोटीन बिल्डिंग ऑन द साइटोस्केलेटन। अगेन मैंने आपको बताया था एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में सब प्रोटीन से इन्वॉल्व होगा, प्रोटीन का पूरा फंक्शनिंग वहाँ पे दिखाया गया है और वही चीज यहाँ पे भी बार बार बताई जा रही है। बिकॉज we have every audience with us here in this video, so that's why I will not be elaborating this concept further. Talking further, आगे अगर हम बात करें तो हम लोग नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ अब बढ़ने जा रहे हैं और एनिमेशन आई होप आप सबको और ज्यादा हेल्प कर रहे हो चीजों को समझने के लिए। और हमारे ये स्ट्रक्चर्स आई थिंक यही जो चीजें हैं जो कि हमारी रह गई हैं और बाकी सब आई थिंक वी हैव ऑलरेडी कवर्ड विद अस। सो सी these structures are centrioles। अगेन इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल आएगा क्लास 11th में क्रोमोसोम की फॉर्मेशन में एंड नॉट इन द फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम्स बट जहाँ पे हमारा ट्रांसमिशन होगा
डीएनए का फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, वहाँ पे इनका रोल हमें देखने को कहीं ना कहीं मिलेगा। तो टिल देन के लिए आपको वेट करना है, और तब तक के लिए हम लोगों को जितनी इन्फॉर्मेशन देखनी है वो हम लोग यहाँ से जरूर देख लेते हैं। 9 ट्रिपलेट्स इसमें होंगे माइक्रोट्यूब्यूल्स के, जो कि सराउंड करेंगे बाय सम नंबर ऑफ प्रोटीन्स। उनको कुछ प्रोटीन्स जो कि है वो सराउंड कर रहे होंगे। रोल क्या कहा जाएगा इनका? सेपरेट करना क्रोमोसोम्स का किसके दौरान? सेल डिवीजन के दौरान। सेल डिवीजन को, जो कि मैं आपको बता रहा था कि डिवाइड होकर नेक्स्ट जनरेशन में जाना सेल का, या फिर अपने प्रोजेनी को बढ़ाना, सेल के नंबर को बढ़ाना, वही चीज यहाँ पे हमें बताई गई। ऑपरेशन की बात करी जाए तो सेंट्रियोल्स वन प्लेस करेगा एट द टू पोल्स ऑफ द सेल। मान लीजिए एक सेल है तो एक सेंट्रियोल यहाँ पे प्रेजेंट होगा और एक सेंट्रियोल यहाँ पे होगा। यहाँ पे बार बार ही लोग पूरे के पूरे स्टेप में चले जा रहे हैं, मैकेनिज्म में चले जा रहे हैं, जो कि अभी आप लोगों को नहीं पढ़ना है, इस वजह से यहाँ पे ज्यादा डिटेलिंग बिल्कुल भी नहीं करी जा रही है। Deploy the microtubules of the centromeres of chromosome and pull them to separate them। अभी पुल कर देते हैं सेंट्रोमेयर्स को, ताकि जो हमारे क्रोमोसोम है वो खिंच के दूसरी तरफ तक आ जाए और क्रोमोसोम का नंबर बढ़ जाए और वो आगे वाली जनरेशन में, अगली वाली प्रोजेनी में जा सके। तो यही चीज यहाँ पे इन्होंने मैकेनिज्म बता दिया है। इतना सब आप लोगों को अभी याद नहीं रखना है। अगर आप लोग छोटी क्लास में है, वही बात कही जो 11th के स्टूडेंट की, तो आप लोगों को ये वाली बातें याद रखनी पड़ेंगी, बिकॉज दैट्स इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर ऑल ऑफ यू। और इसका मैकेनिज्म आप लोगों ने चैप्टर्स में भी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो मेरे तरह से ही जाके वो वाले कॉन्सेप्ट भी पढ़ सकते हैं। टॉकिंग फर्दर, आई डोंट थिंक अब हमने कोई भी स्ट्रक्चर इसमें से छोड़ा है। कुछ रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब हम मिलेंगे प्लांट सेल के स्ट्रक्चर के साथ इसी तरीके से। तो अगर एनिमेशन वाली वीडियोस आपको अच्छी लग रही है तो इस तरीके से ही आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाएंगे, वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।